नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस के बारे में और ईवीएस का जो आपका पहला चैप्टर है और वो भी क्लास 5th का, उसके बारे में हमने टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं उसके पूरे चैप्टर 1 से। चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इसमें केवल चींटी के बारे में नहीं और भी जानवरों के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी भी है। तो देखते हैं एक एक करके इसके टॉप 10 क्वेश्चन। और अगर किसी को ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की बुक वाला पढ़ना हो, सेम टू सेम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक का ऑफिशियल आपका पूरा चैप्टर है वो आपको पढ़ना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बार ग्रुप में ही जाकर मैसेज करना होगा कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तभी वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अदरवाइज वो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम पीडीएफ शेयर भी कर देते हैं तो बहुत सारी क्लास और बच्चों के डाउट्स वगैरह वहां पर आते रहते हैं, तो उस वजह से वो पीडीएफ आपकी फिर दोबारा से वहीं कहीं मिक्स हो जाएगी और आपको वो दिखाई नहीं देगी। इसलिए आपके मैसेज करने पर ही उस पीडीएफ को वहां पर ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो आज की वीडियो का ये जो ईवीएस का क्लास 5th का चैप्टर 1 है उसके टॉप 10 में पहला क्वेश्चन आपका दिया है, रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म अपनी मादा कीड़े को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचान लेता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, उसकी विशेष ध्वनि सुनकर। ऑप्शन बी, उसकी गंध सुगंध से। ऑप्शन सी, उसकी रंग बिरंगी बनावट देखकर। ऑप्शन डी दिया है विद्युत तरंगों के माध्यम से। तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है और जिसको भी लगता है कि उसको ईवीएस में सब कुछ आता है और एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उसे, तो वो जरूर इसका आंसर बताए। लेकिन आंसर बताने से पहले उसको वीडियो पॉज करनी होगी। ये नहीं है कि वो मेरा आंसर देखने के बाद बोले कि ये आंसर सही है। तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं कि आपने पहले का क्या लगाया। ठीक है, अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताने वाला हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये जो हमने बी वाला आंसर लगाया है, आपको इसकी पूरी पीडीएफ क्वेश्चन और आंसर सहित मिल जाएगी। अब पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया है उसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या भी दी है कि आंसर तो इसका करेक्ट है बी, उसकी गंध और सुगंध से रेशम का कीड़ा अपनी मादा के कीड़े को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। व्याख्या क्या दी है, एनसीईआरटी के अनुसार कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ऐसे ही रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध की मदद से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ निकालता है। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, पक्षियों का कौन सा समूह हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पर 3-3 पक्षियों के नाम दिए हैं हर एक ऑप्शन में, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक समूह जो हमसे 4 गुना अधिक स्पष्ट दूरी तक देख सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो जिसने भी अपना आंसर दिया होगा वो लगा चुके होंगे, अपना अपना आंसर लिख चुके होंगे। अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं, वो है ऑप्शन बी, चील, बाज और गिद्ध। ये पक्षियों का समूह है चील, बाज और गिद्ध, जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी और ये इसकी व्याख्या दी हुई है यहाँ पर। चील, बाज, गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तेज होती है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख लेते हैं। कभी कभी तो पेपर में ऐसा होता है कि यही लिख देते हैं कि यदि कोई वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई दे रही है तो उसको ये पक्षी जैसे कि चील, बाज या गिद्ध इनमें से किसी एक का नाम ले देंगे कि बाज को यही बस कितने मीटर की दूरी से स्पष्ट दिखाई देगी। तो उसके ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दिए होंगे। ठीक है, तब वहां वो लिख देंगे 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। तब आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो वहां से भी आपको इस तरह से क्वेश्चन करने होंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया है, स्लॉथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको गलत वाला ढूंढना है। यह दिन के लगभग 17 घंटे
पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। बी दिया है इसका जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। सी यह प्रतिदिन नए पेड़ की तलाश में इधर उधर घूमता है। और डी दिया है यह सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो इन चारों में से आपको एक गलत ऑप्शन ढूंढना है। और अगर आपने अपना अपना ऑप्शन लिख लिया हो कॉपी पर तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी है कि उत्तर तो जो है ऑप्शन सी, मतलब असत्य कथन हमको ढूंढना था, तो असत्य कथन यही है कि यह प्रतिदिन नई पेड़ की तलाश में इधर उधर घूमता है। व्याख्या में बताया है स्लॉथ बहुत ही सुस्त जीव है। यह अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन में मुश्किल से 7 से 8 पेड़ों पर ही घूमता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते पूरी तरह खत्म होने के बाद ही पास के पेड़ पर जाता है। तो ये जो यहाँ पर बोला था कि हर दिन यानी कि प्रतिदिन नए पेड़ की तलाश में इधर उधर घूमता है, यही स्लॉथ के बारे में एक असत्य कथन दिया था, बाकी सभी सही दिए थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। रात में जागने वाले जानवर, जिनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स, वस्तुओं को केवल किन रंगों में देख पाते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल लाल और हरा रंग, केवल पीला और नीला रंग, केवल सफेद और काला रंग, या फिर डी ऑप्शन दिया है सभी प्राथमिक रंगों में। तो इसका करेक्ट आंसर आप पहले अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल में आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केवल सफेद और काला। तो आपका जो आंसर है रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को केवल किन रंगों में देख पाते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सफेद और काला। तो इसकी व्याख्या दे रखी है यहाँ पर। इस व्याख्या में बोला है दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू और चमगादड़ आदि किसी भी वस्तु को सिर्फ सफेद और काली ही देख पाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट, रात में जागने वाले जानवरों को सिर्फ यही दो ही कलर दिखाई देते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं हमारा। इसमें दिया है अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को बार बार बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। क्योंकि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। बी दिया है क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। सी दिया है क्योंकि वे चारों दिशाओं से उड़ना जानते हैं। और डी दिया है क्योंकि उनकी गर्दन की हड्डियां बहुत लचीली होती हैं। अब आप यहाँ पर 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे यहाँ से एलिमिनेशन कर सकते हैं। ए ऑप्शन क्योंकि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये वाला हट जाएगा। और सी ऑप्शन दिया है क्योंकि वे चारों दिशाओं से उड़ना चाहते हैं, ये भी हट गया। अब 2 में आपको कंफ्यूजन है कि बी आएगा या डी, क्योंकि उनकी गर्दन की हड्डियां बहुत लचीली होती हैं, तो ये भी बात सही है। और बी वाला दिया है क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो ये भी हो सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन तब होगा जब आपने ये एनसीईआरटी की बुक का ये वाला पहला चैप्टर क्लास 5th का नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप सीधे सीधे इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन बी, क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में बताया है ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं और उनकी आंखों की पुतली स्थिर होती है। स्थिर यानी कि घूम नहीं सकती, इसलिए चारों तरफ देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया है बाघ यानी कि टाइगर के संवेदी अंगों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथन पर आपको विचार करके बताना है कि इनमें से कितने कथन या कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन दिया है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, तो ये भी हमारा कथन सही है। तीसरा दिया है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की हरकत की आवाज में अंतर भांप लेता है। जिस हवा से पत्ते हिल रहे हैं और उसी हवा से या फिर किसी शिकार की, मतलब कि किसी जानवर की या किसी मनुष्य भी हो सकता है, उसकी हरकत से जो आवाज हो रही है कि पत्ते जो हवा से हिल रहे हैं या फिर कोई उनको हिला रहा है,
उनमें भी जो उनकी आवाज होती है उसके अंतर को बाघ भांप लेता है। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों कथन हमारे सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन डी लगाया है उसका बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दी है और हमारा ये आंसर सही है या नहीं। तो इसकी व्याख्या दी है, बाघ बहुत ही सतर्क जानवर है। उसकी मूछें शिकार की सही स्थिति और अंधेरे में रास्ता बताती हैं। उसके कान विभिन्न दिशाओं की बारीक ध्वनियों को पकड़ते हैं तथा वह झाड़ियों के कंपन व प्राकृतिक हवा की आवाज में स्पष्ट भेद कर सकते हैं। जो बाघ होते हैं, चाहे एक हो या कोई भी हो, हर एक बाघ में ये क्वालिटी पाई जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। और 7वें क्वेश्चन में दिया है, सांप के पास बाहरी कान नहीं होते फिर भी वह शिकार या खतरे को कैसे भांप लेता है। तो आपको ये बताना है कि जो सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वह शिकार या खतरे को कैसे भांप लेता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है, जमीन पर हुए कंपन को महसूस करके। और बी ऑप्शन दिया है, अपनी जीभ से हवा की दिशा को सूंघकर। सी ऑप्शन दिया है, आंखों की अत्यंत तीव्र दृष्टि द्वारा। और डी ऑप्शन दिया है, त्वचा से विद्युत तरंगें उत्पन्न करके। तो आपको इन चारों में से एक आंसर अपनी तरफ से लगाना होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जमीन पर हुए कंपन को महसूस करके। तो सांप किसी भी शिकार या खतरे को कैसे भांप लेता है? जमीन पर हुए कंपन को महसूस करके। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में दिया है, सांपों के बाहरी कान या कान के छेद नहीं होते। वे वायु में उत्पन्न ध्वनि की बजाय जमीन पर होने वाले कंपन को अपनी त्वचा और हड्डियों द्वारा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हमने व्याख्या पढ़ ली। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 8। और प्रश्न 8 दिया है, कस्तूरी हिरण का अवैध शिकार मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आपको ये बताना है, जो कस्तूरी हिरण है उसका अवैध शिकार क्यों किया जाता है, क्या कारण है कस्तूरी हिरण का अवैध शिकार करने का। देखते हैं पहला ऑप्शन ए, उसके सुंदर और बहुमूल्य सींगों के लिए। बी ऑप्शन दिया है, उसकी मुलायम खाल या त्वचा के लिए। सी ऑप्शन दिया है, उसकी थोड़ी सी खुशबू कस्तूरी प्राप्त करने के लिए। डी ऑप्शन दिया है, उसके दांतों के आभूषण बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसकी थोड़ी सी खुशबू कस्तूरी प्राप्त करने के लिए कस्तूरी हिरण का अवैध शिकार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर व्याख्या दी है, आप इस व्याख्या को एक बार पढ़ेंगे तो और जो ऑप्शन दिए हैं उनके भी आपके डाउट क्लियर होंगे। क्या दिया है? हाथी के दांतों, गेंडों को सींग, सांप और मगरमच्छ को खाल तथा कस्तूरी हिरण को उसमें मौजूद खुशबूदार कस्तूरी के लिए। तो ये इसके जो भी जितने भी जानवर हैं वो शिकारी उनका अवैध शिकार क्यों करते हैं उसके बारे में यहाँ व्याख्या में जानकारी दी है। ठीक है, क्वेश्चन 9 में दिया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना पक्षी विहार क्रमशः किन राज्यों में स्थित हैं? तो सबसे पहले आपको क्रमशः दिया है ना, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट का पहले किस राज्य में पाया जाता है और फिर उसके बाद देखना है घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, सही है। और घाना पक्षी विहार राजस्थान के अंदर भरतपुर में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपका फैक्ट का बन सकता है। तो यहाँ व्याख्या दी है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा संरक्षित जंगलों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और घाना केवलादेव पक्षी अभयारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और उसके बाद आपके पूरे टॉप 10 इस वाले चैप्टर से हो जाएंगे। और किसी को भी ये चैप्टर पढ़ना हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर यहाँ यूट्यूब पर ही कमेंट कर दें एक बार, तो उसको ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ ऑफिशियल जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी मिल जाएगी। क्वेश्चन 10 दिया है, चींटियां चलते समय जमीन पर क्या छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है, दृश्य चमकीले निशान। बी ऑप्शन दिया है, एक विशेष गंध फेरोमोन। विशेष गंध को क्या बोला है यहाँ पर, जो चींटियां
छोड़ती हैं उसको फेरोमोन नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और सी ऑप्शन दिया है ध्वनि तरंगे और डी ऑप्शन दिया है पैरों की छाप। तो यहाँ पर चींटियां क्या एक चीज छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो आपको अपना आंसर लिख लेना है, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक विशेष गंध जिसका नाम है फेरोमोन। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में दिया है चींटियां चलते समय जमीन पर विशेष रासायनिक गंध फेरोमोन्स छोड़ती जाती हैं। कतार में पीछे आने वाली चींटियां उस गंध को अपनी एंटीना से सूंघते हुए एक व्यवस्थित कतार में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 1 के, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के क्लास 5th से लिया